ना जाने जीवन में कभी कुछ इतना अप्रत्याशित व असामयिक क्यों घट जाता है कि जिंदगी की जो गाड़ी अच्छी खासी अपनी पटरी पर चल रही होती है वो एक झटके से धमाके के साथ उलट पुलट जाती है। जिस गाड़ी में बैठकर हम आनंद पूर्वक सफर कर रहे होते हैं वही हमें व हमारे अरमानों को कुचलकर कितना असहाय व लंगड़ा बना देती है। ऐसा ही कुछ उस दिन घटा था जब पापा की बस दिल्ली कानपुर मार्ग पर एक पेड़ से टकरा गई थी और इधर हमारे पूरे 5 प्राणियों की जीवन रूपी गाड़ी आंध्रों व तूफानों से टकराने के लिए शेष रह गई थी। पापा थे तो यही सफर कितना आनंददायक लगता था। उनकी मृत्यु के बाद लगने लगा था कि जिस गाड़ी में हम बैठे हैं उसका चालक नहीं है और टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरती हुई ये गाड़ी हमें खींचे ले जा रही है। समाचार पाते ही सब नाते रिश्तेदार इकट्ठे हो गए थे। सभी और दार्शनिकता भरे दिलासों की भरमार थी। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। बेचारे अच्छे खासे गए थे, क्या मालूम था लौटेंगे ही नहीं। जो कोई भी घर में आता हम बच्चों को छाती से चिपका कर रो उठता। घर की दीवारों को भी चीरने वाला क्रंदन कई दिनों तक घर में छाया रहा। लेकिन दीदी को ना तो किसी ने छाती से लगाया ना ही वे दहाड़े मार कर रोई। उनका विकसित यौवन, गदराई देह और मांसलमास पेशियां उन्हें छाती से चिपकाने के लिए प्रत्येक परिचित जनों को कुछ देर सोचने को मजबूर कर देती और छाती से दीदी को चिपकाने के लिए उठे उनके हाथ सहसा ही पीछे हट जाते। ना तो दीदी को किसी ने दुलराया चिपकाया ना ही वे दहाड़े मार कर रो सकी। सूनी सूनी आंखें, उदास व भावहीन चेहरा लिए वे जहाँ बैठी होती वहीं बैठी रहती। जिस किसी की भी नज़र उन पर पड़ती उन्हें देखकर कुछ चिंतित सा हो उठता। किसी दूसरे के कान में जाकर कुछ फुसफुसाता। दीदी के कानों में यद्यपि कुछ न पड़ता पर उस फुसफुसाहट की स्पष्ट भाषा वे अच्छी तरह समझ लेती। उन्हें लगने लगा था जैसे कि अपने घर की 4 दीवारी में वही सबसे अधिक पराई हो गई हैं। 13वीं तक ये फुसफुसाहट कुछ गुमसुम सी भाषा में रही पर 14वें दिन में ही वो अस्पष्ट शब्दों में सुनाई देने लगी। जवान लड़की है, इसके हाथ पीले हो जाते तो सरला का एक भारी बोझ उतर जाता। तब निश्चय ही दीदी के अकेलेपन को घर के सदस्यों के बीच पैदा होते हुए मैंने देखा था। पापा के बिना दीदी एकदम अकेली पड़ गई थी। माँ को तसल्ली देने वाले बहुत थे पर उनका सहयोग कभी भी दीदी को नहीं मिल पाया था। पापा के जाते ही माँ की आंखों में घर के आंगन के बीच दीदी एक बड़ा भारी पत्थर बन गई थी। लगता था दीदी के भार का गम माँ के लिए पापा की मृत्यु के भार से भी अधिक असहनीय हो गया था। यही कारण था कि दीदी के लिए सब कुछ अचानक ही पराया हो गया था। शायद दूसरों पर अपने बोझ का एहसास भी वे खुद करने लगी थी। मजली दीदी भी तो थी, पापा तो उनके भी चले गए थे, मेरे भी और अमर के भी। हम सबके पापा नहीं थे तो घर आंगन तो वही था, पर दीदी के लिए तो घर आंगन भी पराये हो गए थे। इसीलिए कुछ ही दिनों में दीदी अपनी सारी चंचलता खोकर जड़ हो गई थी। पर जड़ होने का मतलब दीदी के लिए जीवन के प्रति निष्क्रिय होना नहीं था। यह बात दूसरी थी कि वे अपने बोझ को माँ के सिर से उतारने की चिंता में अपनी उम्र से कहीं अधिक समझदार व परिपक्व हो गई थी। इसलिए घर में चर्चा किए जाने वाले किसी भी सुझाव का विरोध उस समय उन्होंने नहीं किया। ताऊ जी बैठते, चाचा जी भी साथ देते, चाची जी व ताई भी राय देती, माँ गुमसुम उनकी हाँ में हाँ मिलाती। इंश्योरेंस कितना है, पीएफ बैंक बैलेंस कुछ है आदि प्रश्न पूछे जाते।
सब जोड़कर 20 लाख रुपए होते थे। ये तो अच्छा है कि इसे छिपाने को बाप दादा का बनाया ये पुराना मकान है। अब इन 20 लाख रुपयों में से खींच तान कर भले घर का कोई लड़का देखकर रागिनी के हाथ पीले कर ही दो। एक ही नैया तो पार लगे, जवान लड़की है, तुम कहाँ तक देखभाल करोगी। दीपा तो अभी 4 से 5 साल तक ठहर सकती है। सुधी के वक्त तक अमर संभाल ही लेगा। ताऊजी इन शब्दों के साथ ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझते माँ केवल गर्दन हिलाकर स्वीकृति दे देती। मेरे अंदर बोलने का कुछ कुलबुलाता, पर इतने बुजुर्गों के सम्मुख हिम्मत न होती। आज क्या दीदी ही सबसे बड़ा बोझ बन गई हैं। केवल 17 साल की उम्र में ही क्या होगा उनके उन सपनों का जो पापा ने उन्हें दिखाए थे। पापा थे तो दीदी का अस्तित्व ही घर में सर्वोपरि था। क्या क्या नहीं सोच डालते थे पापा दीदी को लेकर। अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा, फिर लंदन भेजूंगा, वहां से स्पेशलिस्ट बनकर आएगी वो। खूब ऑपरेशन किया करेगी, महिलाओं की भीड़ से घिरी रहेगी मेरी बिटिया। एक शानदार प्राइवेट अस्पताल बनाएगी अपने लिए, बस फिर ये सभी को संभाल लेगी। एक से बढ़कर एक होंगे मेरे बच्चे। रहने भी दो, किस दूसरी दुनिया में घूमते रहते हैं आप भी। क्यों भूल जाते हैं कि बेटी तो पराया धन होती है। मैं अपनी रागिनी को कहीं नहीं भेजूंगा। जिसे गरज होगी वही शादी करेगा इससे। मैं थोड़े ही किसी की खुशामद करने वाला हूँ। फिर वो रहेगा भी यहीं इसी के साथ। वे दीदी को झटक कर अपनी गोद में बैठा लेते और उनके बाल सहलाने लगते। तब दीदी रही होंगी यही 12 से 13 वर्ष की। तब पापा के चेहरे से लगता उनकी हर खुशी वही थी। इतने संतुष्ट और संपन्न दिखाई देते जैसे कि उस खुशी से परे उन्हें कुछ और चाहिए ही नहीं था। सतत ही तो थी पापा की वो खुशी। संतान जब गुणवान हो तो किसे प्रसन्नता नहीं होती। रागिनी दीदी को तो ना जाने किन हाथों से रचा गया था कि किसी भी गुण से अछूती नहीं है। वे देखने में सुंदर, पढ़ाई में निपुण व कलाओं में प्रवीण। क्या घर क्या बाहर सब जगह ही दीदी की धाक रहती। पापा अक्सर डांस प्रोग्राम करवाते जिसमें रागिनी दीदी स्टार डांसर होती थी। उनके साथ दीपा दीदी व मोहल्ले की अन्य लड़कियां भी डांस प्रस्तुत करती थीं। हमारे पड़ोसी डॉक्टर दीपक का सबसे बड़ा बेटा अमित इस प्रोग्राम में विशेष रुचि लेने लगा था। धीरे धीरे अमित दीदी को खुद सुझाव देता, ये रंग तुम पर अधिक सूट नहीं करेगा, कोई सोबर कलर पहनो, इस साड़ी के साथ ये ब्लाउज मैच करेगा। लिपस्टिक ठीक नहीं लगी, जरा और डार्क कलर यूज करो। काजल की रेखा जरा और लंबी होनी चाहिए, बाल ऐसे नहीं वैसे बनने चाहिए। प्रोग्राम के समय भी अमित की आंखें दीदी के चेहरे पर ही टिकी रहती थी और अगर दीदी की नज़रें कभी अकस्मात उसकी नज़र से टकरा जाती तो उनके चेहरे पर हजारों गुलाबों की लाली छा जाती थी। ये सब किसी से छिप सकता था भला? बस मंजली दीदी कुछ तो ये ईर्ष्या दीदी के प्रति पाले हुए थी कि अमित उनकी ओर ध्यान न देकर रागिनी दीदी को ही आकर्षक का प्रमुख केंद्र बनाए रहता है। दूसरे माँ की आंखों में अपने आप को ऊंचा उठाने का अवसर भी वे कभी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। उन्होंने दीदी के विरुद्ध अम्मा के कान भरने आरंभ कर दिए। माँ को एक दिन पापा के कान में कहते सुना था, इस लड़की को आप इतनी छूट दे रहे हैं, फिर वो लड़का भी तो अपनी जात बिरादरी का नहीं है। अरे बच्चे हैं, उनके हंसने खेलने के दिन है अभी, हर बात को गलत तरीके से नहीं लेते। पापा इतनी लापरवाही से कह रहे थे जैसे उन्होंने कुछ देखा ही ना हो। सचमुच पापा की मृत्यु के बाद ही दीदी ने भी अमित के प्रति ऐसा रुख अपनाया था जैसे कि कभी कुछ
हुआ ही ना हो। एकदम उससे तटस्थ अमित कभी घर में आता तो दीदी को उसके सामने तक आते नहीं देखा। दिल में आता उन्हें पकड़कर झकझोर दूं। क्या हो गया है दीदी तुम्हें? तुम्हारे अंदर की हंसने नाचने व गाने वाली रागिनी कहाँ मर गई है? पापा के साथ ही विश्वास ही नहीं होता था कि ये वही दीदी हैं। अमित के आने में जरा सी देर हो जाती तो वे बेचैन हो उठती। तब वे मुझे प्यार से दुलारती, फुसलाती, सुधी जा जरा अमित को तो देख क्या कर रहे हैं। मैं मुंह मटकाकर नाक चढ़ाकर उन्हें चिढ़ाती। मैं नहीं जाती, कोई ज़रूरी थोड़े ही है कि अमित डांस देखे। देख सुधी, बड़ी अच्छी है ना तू, जा चली जा मेरे कहने से, मेरी प्यारी सी नन्ही सी बहन है ना तू। वे खुशामद पर उतर आती तो मैं अमित के घर दौड़ जाती। वहीं दीदी अमित से तटस्थ रहकर चाचा जी द्वारा भेजे गए लड़कों की तस्वीरों को बड़े चाव से परखती और अपनी सलाह देती। मेरे मस्तिष्क में दो विपरीत विचारों का संघर्ष चलता रहता। क्या दीदी विवश होकर ऐसा कर रही हैं, या फिर पापा के मरते ही उन्हें इतनी समझ आ गई कि अपना जीवन साथी चुनने के उचित अवसर पर अगर वे जरा सी भी नादानी दिखा बैठें तो उनका पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। एक दिन उनके हृदय की थाह लेने के लिए मैं कह ही बैठी, दीदी क्या इन तस्वीरों में अमित का चित्र भी लाकर रख दूं? उन्होंने अत्यंत संयत मन से मेरे गाल थपथपा दिए। सुधी, हंसी खेल अलग वस्तु होती है और जीवन साथी चुनने का उत्तरदायित्व अलग होता है। अमित अभी मेरा भार वहन करने योग्य नहीं है। तब मैं समझ पाई थी कि दीदी ने अपने बोझ से हम सबको मुक्त करने के लिए उनके बोझ को वहन न कर सकने योग्य अमित की तस्वीर को अपने मानस पटल से पोंछ दिया था। उन्होंने अपनी कुशाग्र बुद्धि से ऐसे योग्य, स्वस्थ, सुंदर व कमाऊ पति का चुनाव किया था कि सभी ने उनकी रुचि की प्रशंसा की थी। दुल्हन बनी दीदी जिस समय जीजा जी के साथ अपना जीवन रूपी सफर तय करने को कार में बैठी, उनके चेहरे पर कहीं भी कोई ऐसा भाव नहीं था जिससे किंचित मात्र भी प्रकट होता कि वे विवश होकर उनकी दुल्हन बनी हैं। उनके विदा होते ही अम्मा के घुटे निश्वासों को स्वतंत्रता मिल गई थी। यही तो अंतर है लड़का लड़की में। बाप की सारी कमाई खर्च करवा कर चली गई, इसकी जगह लड़का होता तो कुछ ही वर्षों में सहारे योग्य हो जाता। उधर दीपा दीदी का पाठ घर में प्रमुख हो गया। पापा ने वास्तव में ही कहीं गड़बड़ की तो दोनों दीदियों के नाम रखने में। दीपा तो बड़ी दीदी का नाम होना चाहिए था, जो आज भी घर के लिए प्रकाश स्तंभ है। दीपा दीदी तो अपने नाम का विरोधाभास है, उनके मन में तो अंधकार ही रहता है। रागिनी दीदी घर से क्या गई, मेरे लिए तो सब कुछ अंधकारमय हो गया था। अम्मा ने तो बचपन से ही मुझे प्यार नहीं दिया। अमर भैया के बाद वे मेरी जगह एक और लड़के की आशा लगाए बैठी थीं। उधर मजली दीदी उन्हें इसलिए प्यारी थी कि वे अमर भैया को आसमान से धरती पर हमारे घर में खींच लाई थी। मजली दीदी समय की बलवान समझी जाती थी, इसलिए उन्हें दीपा नाम भी दिया गया। अम्मा द्वारा रखा गया मेरा नाम अपशकुनी है। दीपा दीदी की आज़ादी दीदी के जाने के बाद प्रतिदिन बढ़ती गई और सारे घर के काम का बोझ मुझ पर ही लाद दिया गया। रागिनी दीदी के डांस प्रोग्राम घर पर ही होते थे, उनमें हम सब की प्रसन्नता सम्मिलित थी, पर दीपा दीदी तो अधिकतर बाहर ही रहती। एक कार्यक्रम समाप्त होता तो दूसरे में जुड़ जाती। उन्हें खूब पुरस्कार मिलते तो माँ उनकी प्रशंसा के पुल बांध देती। मुझे प्रोत्साहित करने वाला घर में कोई भी न था।
नाच गाने से मेरा संबंध छूटकर केवल रसोई घर से रह गया। बस कभी विवश हो जाती तो दीदी को याद करके रो लेती, मन हल्का हो जाता। बाद के 5 वर्षों में मेरे लिए कुछ सहारा था तो दीदी से फ़ोन पर बात करना। कितनी तसल्ली होती थी जब दीदी प्यार से फ़ोन पर मुझसे बात करती थी। एक बार उन्होंने मुझसे फ़ोन पर कहा, सुधी, मैं जानती हूँ कि तू मेरे बिना कैसी ज़िंदगी जी रही होगी, पर तू धैर्य मत खोना। ज़िंदगी में हर स्थिति का सामना करना ही पड़ता है, उससे भागना कायरता है। मैं ये कभी सुनना नहीं चाहूँगी कि सुधी कायर है। सच पूछो तो दीदी का जीवन ही मेरे लिए प्रेरणा स्रोत था। सबसे अधिक प्रेरणा तो मुझे तब मिली जब मुझे ये पता चला कि विवाह के बाद भी दीदी अपनी पढ़ाई कर रही थी। जीजा जी के रूप में उन्हें ऐसा जीवन साथी मिला जो केवल पति नहीं था बल्कि पापा की भांति उन्होंने दीदी को संरक्षण देकर पापा के सपने को साकार करना चाहा था। इंटर तक दीदी के पास साइंस तो थी ही, उन्होंने मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास कर ली और उन्हें आगरा के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया और वे अपनी प्रतिभा के कारण हर वर्ष एक एक सीढ़ी चढ़ती चली गईं। जीजा जी इंडियन एयरलाइंस में पायलट के पद पर कार्यरत थे। अक्सर कई कई दिनों तक वे बाहर चले जाते। दीदी का समय अपनी पढ़ाई व कॉलेज में बीतता। कितने सुचारू ढंग से चल रहा था दीदी का जीवन। डॉक्टर बनकर दीदी कॉलेज से निकली तो जीजा जी ने उस खुशी में एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया था। उस दिन जीजा जी खुशी के कारण अपने होशो हवास भी खो बैठे थे। सबके बीच दीदी को बाहों में भरकर उठा लिया था। आज मुझे लग रहा है मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा, इसलिए नहीं कि हमारी श्रीमती जी डॉक्टर बनी हैं, बल्कि इसलिए कि हमारे दिवंगत ससुर जी की इच्छा पूर्ण हो गई है। उनकी बेटी डॉक्टर बन गई है। वे रागिनी को डॉक्टर बनाना चाहते थे। सभी लोगों ने उनके हृदय की सद्भावना को देखकर तालियां बजाई थी। दीदी लाज के मारे दोहरी हुई जा रही थी। उस समय जीजा जी ने अमर व हम दोनों बहनों को भी बुलाया था। कितने ही ढेर सारे उपहार लिए हम प्रसन्नता पूर्वक लौट आए थे। फिर एक घटना और घटी, कितनी अनचाही, कितनी अवांछित। जीजा जी का विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर आग की लपटों में समा गया था। साथ ही सभी यात्री और जीजा जी की कंचन काया भी। जिसने भी सुना वही जड़ हो गया। अम्मा ने माथा पीट लिया। हम सब बहन भाई एक दूसरे को ताकते भर रह गए, एकदम जड़ और शून्य होकर। दीदी अपना वैधव बोझ लिए फिर घर लौट आए। वैधव दुख हृदय में होने पर भी अब की बार दीदी के चेहरे पर एक गहन आत्मविश्वास का भाव था, क्योंकि अब वे घर का बोझ बनकर नहीं, घर के बोझ को हल्का करने की शक्ति हाथों में लिए आई थी। जीजा जी के पैसों से दीदी ने अपना क्लिनिक बनवाना आरंभ कर दिया था। साथ ही एक दुकान किराए पर लेकर महिलाओं व बच्चों का इलाज भी करने लगी थी। गिरस्ती की जो गाड़ी हिचकोले खाती चल रही थी वो फिर से सुचारू रूप से चलने लगी। पापा की जगह दीदी ने संभाल ली। हर काम दीदी की सलाह से होने लगा। दीदी के प्रति माँ के बर्ताव में धीरे धीरे अंतर आने लगा। वे उन्हें अपने बड़े लड़के की उपाधि देने लगी थी। सभी खुश थे, पर मजली दीदी अपना स्थान छीन जाने के कारण रुष्ट सी रहती। रागिनी दीदी ने अपने अधिकार का दुरुपयोग कभी नहीं किया। हम सबकी खुशी को ही उन्होंने अपनी खुशी समझा था। दीपा दीदी के ढेर सारे पुरस्कारों को देखकर उन्होंने खुशी से कहा था, अरे दीपा, तूने तो कमाल कर दिया, इतने पुरस्कार जीत लिए। तू तो वास्तव में ही छिपी रुस्तम निकली। सच पूछो तो दीदी, इसका श्रेय अमित को है।
जानती हो, वो आजकल अच्छे अच्छे ड्रामों का निर्देशक है। पुणे से कोर्स करके आया है। उसी के सही निर्देशन में मैंने ये ढेर सारे पुरस्कार। बीच में ही दीदी ने दीपा दीदी को अपने अंक में भर लिया था। मैं तो पहले ही जानती थी कि अमित के लिए उसकी कला केवल शौक ही नहीं, नशा है। कितनी प्रसन्नता की बात है कि वही अमित तुझे साथ लेकर चला है। अमित तब अक्सर घर आने लगा था। जब भी किसी ड्रामे या प्रोग्राम की तैयारी करनी होती, वो दीपा दीदी को लेने आ पहुंचता और फिर छोड़ भी जाता। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी में रात को कभी 1 बजा होता तो कभी इससे भी अधिक देर हो जाती। मोहल्ले भर में दीपा दीदी और अमित के बारे में बातें होने लगी थी। एक दिन माँ ने ही रागिनी दीदी से कहा, बहुत दिनों से सुनती आ रही हूँ रागिनी ये सब बातें। लोग ठीक ही तो कहते हैं, जवान लड़की है, इतनी रात गए तक वो इसे छोड़ने आता है। सोचती हूँ अब दीपा के हाथ भी पीले कर देने चाहिए। दीदी ने लापरवाही से एक हंसी के साथ कहा था, माँ, लोग जिस ढंग से सोचते हैं ना, एक कलाकार उस ढंग से नहीं सोच सकता, क्योंकि उसे तो केवल अपनी कला की ही धुन होती है। अमित को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। रात को दीपा अगर उसके संरक्षण में घर लौटती है तो ठीक ही करती है। तू तो अपने बाप से भी 2 अंगुल बढ़कर है। उन्होंने क्या कभी सुनी थी मेरी जो तू सुनेगी? माँ ने खींचकर कहा था। पापा ने भी तो कभी गलत नहीं सोचा था। जो कुछ भी वे सोचते थे कितना सही होता था। दीदी के उत्तर से माँ निरुत्तर हो गई थी। एक दिन पापा की ही तरह उन्होंने मुझसे और दीपा से डांस प्रोग्राम करने का अनुरोध किया था। वे मेरी छुटी हुई कला को मुझसे फिर जोड़ना चाहती थी। दूसरे अमित व दीपा के डांस के समय पारस्परिक हाव भाव कैसे रहते हैं, इसका अंदाजा भी करना चाहती थी। दीपा दीदी ने अमित से दीदी की इच्छा बताई तो वो पूरे उत्साह से तैयारी में जुट गया। एक छोटे से ड्रामे की तैयारी भी साथ ही होने लगी। मोहल्ले भर में खुशी की लहर दौड़ गई। हीरोइन थी दीपा दीदी। उनके मेकअप के लिए अमित के वही सुझाव थे। दीपा दीदी के मुख पर विजय भरी मुस्कान दौड़ जाती। उधर मेरी आंखों के आगे रागिनी दीदी का लाज से सकुचाया वही चेहरा घूम जाता जब वे खुद दीपा दीदी के स्थान पर होती थी। मैं कई बार सोचकर रह जाती, रागिनी दीदी चाहे तो अब भी अमित को पा सकती हैं, पर दीदी को अपने से ज़्यादा चिंता हम सबकी थी, इसलिए उन्होंने उस ओर कभी सोचा ही नहीं। कभी सोचा भी होगा तो दीपा की खुशी उन्हें अपनी खुशी से भी अधिक प्यारी लगी होगी। अपने को भुलाकर वे सादी सी सफ़ेद साड़ी में, हाथ में स्टेथोस्कोप लिए घर से क्लिनिक और क्लिनिक से घर भागती रहती। केवल कुछ क्षणों का विश्राम, रात को भी पूरी नींद नहीं सोती। कभी कोई डिलीवरी केस अटेंड कर रही हैं तो कभी कोई सीरियस केस। हमारा सबका जीवन पटरी पर लौट आया था। वही सब पुराने ठाट बाट, घर में नौकर चाकरों की व्यवस्था, माँ के लिए अच्छी से अच्छी खुराक व दवाई का प्रबंध। मेरी व अमर की पढ़ाई फिर से सुचारू रूप से चालू हो गई थी। घर में ट्यूशन का प्रबंध हो गया। दीपा दीदी की प्रतिदिन की नई नई पोशाकों व श्रृंगार प्रसाधनों की मांग की पूर्ति हो जाती। पर रागिनी दीदी उन्हें एक दिन अमित के साथ कहीं बाहर जाते देखा था। मरीजों से ज़बरदस्ती छुट्टी पाकर वे अमित के साथ उसकी गाड़ी में गई थी और कुछ ही घंटों बाद लौट भी आई थी। तब दीपा दीदी को बहुत बुरा लगा था। मैं तो कार्यवश उसके साथ जाती हूँ। इन्हें भला दुनिया क्या कहेगी कि विधवा होकर एक कुंवारे लड़के के साथ। उस दिन माँ का गुस्से से कांपता हाथ दीपा दीदी के गाल पर चटाक से पड़ा था।
ऐसी बातें कहती है बेशरम, और उसके लिए तू अभी भी समझ नहीं पाई है उसे। मैं जानती हूँ वो क्यों गई है। सप्ताह भर बाद ही जब रागिनी दीदी ने घर में ये घोषणा की कि वे दीपा का विवाह अमित से करेंगी, तो मजली दीदी का चेहरा आत्मग्लानि से स्याह पड़ गया था। दीदी ने बड़े चाव और उत्साह से दीपा दीदी के साथ जाकर एक एक चीज उसकी पसंद की खरीदी। अम्मा व हम सब देखते रहते। दीदी कभी बाजार जा रही हैं तो कभी क्लिनिक, कभी इधर भाग रही हैं तो कभी उधर। उनके थके चेहरे को देखकर अम्मा बोली थी, ऐसे तो तू चारपाई पकड़ लेगी, इतना क्यों थकती है। दीपा तो अपना सामान खुद खरीद कर ला सकती है, उसके लिए ये दिन फिर कभी नहीं आने वाला है। माँ, वो लाएगी तो ऐसे ही लोभ करके सस्ता सामान उठा लाएगी। मैं जानती हूँ इस कंजूस को। दीपा दीदी के सबसे अधिक फजूल खर्च होते हुए भी दीदी ने ठीक पिताजी वाले अंदाज से कंजूस बना दिया था। मेहमानों से घर भरा था, चारों ओर चहल पहल थी। दीदी ने सब इंतजाम कर दिए थे। सभी रिश्तेदार दीदी की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। ऐसी बेटी के सामने तो अच्छे अच्छे लड़के भी नहीं ठहर पाएंगे। कौन लड़का करता है आजकल माँ व बहन भाइयों की इतनी परवाह। चारों ओर यही चर्चा। विवाह संपूर्ण रीति रिवाजों के साथ संपन्न हो गया। विदाई का समय हो गया है। दीपा दीदी कार में अमित के पास बैठी तो उन्होंने एक विजय भरी मुस्कान लिए दीदी की आंखों में झांका। उस मुस्कान से दीदी का चेहरा एक अद्भुत प्रसन्नता से खिल उठा, जिसे दीपा दीदी आजीवन समझ ना पाएंगी। वो प्रसन्नता एक ऐसे खिलाड़ी की प्रसन्नता थी जो अपने साथी की जीत को खुशी प्रदान करने के लिए खुद अपनी हार स्वीकार कर लेता है, पर अपने साथी को ये विदित भी नहीं होने देता कि वो जानबूझकर हारा है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।